कक्षा 11 समाजशास्त्र चैप्टर नंबर 3 पर्यावरण और समाज। अपने चारों ओर देखिए। यह शब्द का प्रयोग विद्यार्थियों के लिए है। आपको क्या दिखाई देता है? अगर आप कक्षा में हैं तो आप देखेंगे कि विद्यार्थी स्कूल की वर्दी में कुर्सियों पर बैठे हैं और सामने उनकी मेज पर पुस्तकें खुली हुई हैं। उनके बैग में खाने का डिब्बा और पेंसिल बॉक्स होता है। कमरे की छत पर पंखा चलता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये वस्तुएं स्कूल की वर्दी, फर्नीचर, बैग, बिजली इत्यादि कहाँ से आती हैं? अगर आप इन वस्तुओं के स्रोत को ढूंढें तो पाएंगे कि सारी वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। प्रतिदिन हम उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं जिनके उत्पादन में दुनिया भर के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। आपकी कक्षा की कुर्सियों के निर्माण में शायद लकड़ी, केले, गोंद और वार्निश का उपयोग किया गया हो। इस कुर्सी को आपकी कक्षा तक पहुंचाने की यात्रा जंगल के किसी पेड़ से शुरू होती है, जो अन्य कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे बिजली, डीजल तथा व्यापार और संचार की सुविधाएं। इसके अतिरिक्त रास्ते में कई अन्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सहायता से यह आप तक पहुंचता है, जैसे लकड़ी काटने वाले कारीगर, सुपरवाइजर, प्रबंधक, वाहन चालक, व्यापारी और वे लोग जिन पर स्कूल के फर्नीचर को खरीदने की जिम्मेदारी होती है। ये उत्पादक तथा वितरक कुर्सी के निर्माण से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं। इन संसाधन चक्रों को समझने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि इनके संबंध परस्पर कितने जटिल है। इस अध्याय में हम पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेंगे, जिनमें समय के साथ काफी परिवर्तन आया है, क्योंकि स्थान स्थान पर इनमें भिन्नता पाई जाती है। यह अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे परिवर्तनों को एक क्रमबद्ध रूप में समझा और देखा जाए। आज हमारे समक्ष कई पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संकट की स्थिति से उबरने के लिए हमें समाजशास्त्री रूपरेखा के अंतर्गत ये समझने की आवश्यकता है, ये क्यों घटित होते हैं, इन्हें कैसे रोका जा सकता है अथवा इसका क्या हल हो सकता है। पारिस्थितिकी प्रत्येक समाज का आधार होती है। पारिस्थितिकी शब्द से अभिप्राय एक ऐसे जाल से है जहाँ भौतिक और जैविक व्यवस्थाएं तथा प्रक्रियाएं घटित होती हैं। मनुष्य भी इसका एक अंग होता है। पर्वत तथा नदियाँ, मैदान तथा सागर और जीव जंतु, ये सब पारिस्थितिकी के अंग हैं। किसी स्थान को पारिस्थितिकी पर वहाँ के भूगोल तथा जलमंडल की अंतःक्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु अपने आप को वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप, जैसे कम वर्षा, पथरीली अथवा रेतीली मिट्टी तथा अत्यधिक तापमान में अपने आप को ढाल लेते हैं। इसी प्रकार पारिस्थितिकीय कारक इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसी स्थान विशेष पर लोग कैसे रहेंगे, किंतु समय के साथ साथ मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पारिस्थितिकी में परिवर्तन आया। अगर ध्यानपूर्वक देखें तो हम पाएंगे कि पर्यावरण के प्राकृतिक कारक जैसे अकाल या बाढ़ की स्थिति आदि की उत्पत्ति भी मानवीय हस्तक्षेप के कारण होती है। नदियों के ऊपरी क्षेत्र में जंगलों की अंधाधुंध कटाई नदियों में बाढ़ की स्थिति को और बढ़ा देती है। पर्यावरण में मनुष्य के हस्तक्षेप का एक अन्य उदाहरण विश्वव्यापी तापमान वृद्धि के कारण जलवायु में आने वाला परिवर्तन भी है। समय के साथ पारिस्थितिकीय परिवर्तन के लिए कई बार प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों को अलग करना तथा उसमें अंतर करना काफी कठिन होता है। यहाँ पर आप देखें विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप। क्या आप जानते हैं कि रिज इलाके के जंगल में पाई जाने वाली वनस्पति क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंग्रेजों द्वारा लगभग सन 1915 में लगाई गई थी। यहाँ मुख्य रूप से विलायती कीकर अथवा विलायती बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं जो दक्षिणी अमेरिका से लाकर यहाँ लगाए गए थे।
अब संपूर्ण उत्तरी भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि चोरस, जहां उत्तराखंड स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क के वन्य जीवन के अद्भुत छटा को देखा जा सकता है, कभी वहां किसान खेती किया करते थे। इस क्षेत्र के गांवों को पुनर्स्थापित किया गया है ताकि यहाँ वन्य जीवन को अपने प्राकृतिक रूप में देखा जा सके। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जहाँ प्राकृतिक रूप से देखी जाने वाली चीजें वास्तव में मनुष्य के सांस्कृतिक हस्तक्षेप का उदाहरण हो? साथ ही जैव भौतिक संपदा और प्रक्रिया में जहाँ मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण परिवर्तन देखा गया, उदाहरण के तौर पर नदी का बहाव तथा वनों में जीव जंतुओं का संयोजन। वहीं दूसरी ओर हमारे चारों ओर कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो पूरी तरह से मनुष्य द्वारा निर्मित हैं। कृषि भूमि जहाँ मिट्टी तथा पानी के बचाव के कार्य चल रहे हों, खेती और पालतू पशु, कृत्रिम खाद तथा कीटनाशक का प्रयोग, यह सब स्पष्ट रूप से मनुष्य द्वारा प्रकृति में किया गया परिवर्तन है। शहर के निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट, ईंट, कंक्रीट, पत्थर, शीशा और ये देखें आप, बांध, इन चित्रों को इसलिए दिखाया जा रहा है कि यह मनुष्य कृत है, कृत्रिम है, बनाया गया है। छोटा बांध या साधारण बांध, हालांकि प्राकृतिक संसाधन है, परंतु फिर भी ये मनुष्य की कलाकृति के उदाहरण है। सामाजिक पर्यावरण का उद्भव जैव भौतिक पारिस्थितिकी तथा मनुष्य के हस्तक्षेप की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। यह दो तरफा प्रक्रिया है। जिस प्रकार से प्रकृति समाज को आकार देती है, ठीक उसी प्रकार से समाज भी प्रकृति को आकार देता है। उदाहरण के तौर पर सिंधु गंगा के बाढ़ के मैदान की उपजाऊ भूमि गहन कृषि के लिए उपयुक्त है। इसकी उच्च उत्पादक क्षमता के कारण यह घनी आबादी का क्षेत्र बन जाता है। अतिरिक्त उत्पादन और गैर कृषि क्रियाकलाप आगे चलकर जटिल अधिक्रमिक समाज तथा राज्य को जन्म देते हैं। ठीक इसके विपरीत राजस्थान के मरुस्थल केवल पशुपालकों को ही सहारा देते हैं, जो अपने पशुओं के चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते हैं। यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार पारिस्थितिकी मनुष्य के जीवन तथा उसकी संस्कृति को आकार देती है। वहीं दूसरी तरफ पूंजीवादी सामाजिक संगठनों ने विश्व भर की प्रकृति को आकार दिया है। निजी परिवहन पूंजीवादी वस्तु का एक ऐसा उदाहरण है जिसने जीवन तथा भूदृश्य को बदला है। शहरों में वायु प्रदूषण तथा भीड़भाड़, प्रादेशिक झगड़े, तेल के लिए युद्ध तथा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि आदि पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों के कुछ एक उदाहरण है। बढ़ता हुआ मानवीय हस्तक्षेप पर्यावरण को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। सामाजिक संगठन के द्वारा पर्यावरण तथा समाज की अंतःक्रिया को आकार प्रदान किया जाता है। संपत्ति के संबंध में यह निर्धारित करते हैं कि कैसे तथा किसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। जैसे यदि वनों पर सरकार का आधिपत्य है, तो यह अधिकार भी उसे ही होगा कि वह यह निर्णय ले कि क्या वह इसे पट्टे पर किसी लकड़ी के कारोबार करने वाली कंपनी को देना चाहेगी अथवा ग्रामीणों को जंगलों से प्राप्त होने वाले वन्य उत्पादों को, हम आगे पढ़ें, वन उत्पादों को संग्रहित करने का अधिकार देगी। आप देख लें यहाँ पर, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप होने वाले पारिस्थितिकी परिणामों को पूरी दुनिया में महसूस किया गया। उत्तरी अमेरिका तथा कैरिबियन के बृहत दक्षिणी भागों को बड़े बड़े बागान क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया ताकि लंकाशायर की सूती मिलों की मांग की पूर्ति होती रहे। पश्चिमी अफ्रीका की युवा व्यक्तियों को जबरदस्ती अमेरिका भेजा जाता था ताकि वे दास के रूप में ही इन बागानों में काम कर सके। इस तरह से अफ्रीका में जनसंख्या की कमी से वहां के कृषि अर्थव्यवस्था का पतन प्रारंभ हुआ। चरागाह बंजर भूमि में बदल गए। ब्रिटेन में कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वहां की वायु प्रदूषित हो गई। काम की तलाश में गांव से शहरों की ओर आने वाले किसान तथा मजदूर अत्यंत दीन अवस्था में अपना निर्वाह करते थे।
सूती कपड़ा मिलों के पारिस्थितिकी के प्रभावों को संपूर्ण नगर तथा ग्रामीण परिवेश में आसानी से देखा जा सकता है। भूमि तथा जल संसाधन का व्यक्तिगत स्वामित्व इस बात का निर्धारण करेंगे क्या अन्य लोगों को इन संसाधनों के उपयोग का अधिकार होगा, और यदि हाँ तो किन नियमों तथा शर्तों के अंतर्गत। संसाधनों पर नियंत्रण, स्वामित्व श्रम विभाजन और उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित है। कृषिहीन मजदूरों एवं स्त्रियों का प्राकृतिक संसाधनों से संबंध पुरुषों की तुलना में भिन्न होता है। ग्रामीण भारत में स्त्रियां संसाधनों की कमी से ज़्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि ईंधन तथा पानी लाने का काम स्त्रियों का ही होता है, लेकिन फिर भी इन संसाधनों पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। विभिन्न सामाजिक समूह किस प्रकार अपने आप को पर्यावरण से जोड़ते हैं, सामाजिक संगठन इसे किस हद तक प्रभावित करते हैं। पर्यावरण तथा समाज के मध्य संबंध उनके सामाजिक मूल्यों तथा प्रतिमानों के साथ ही उनके ज्ञान की व्यवस्था में प्रतिबिंबित होते हैं। पूंजीवादी मूल्यों से प्रकृति के उपयोगी वस्तुओं ने की विचारधारा को पोषित किया है, जहां प्रकृति को एक वस्तु के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है जिसे लाभ के लिए खरीदा या बेचा जा सकता है। उदाहरण, नदी के बहुविकल्पी सांस्कृतिक अर्थों जैसे पारिस्थितिकी, उपयोगितावादी, धार्मिक तथा सौंदर्य परकता के महत्व को समाप्त कर इसे मात्र एक उद्यमीकर्ता के लिए पानी को हानि या लाभ की दृष्टि से बेचने का कारोबार बना दिया है। समानता तथा न्याय के समाजवादी मूल्यों ने कई देशों में बड़े बड़े जमींदारों से उनकी जमीनों को छीन उन्हें पुनः भूमिहीन किसानों में बांट दिया है। धार्मिक मूल्य धार्मिक हितों तथा विभिन्न किस्मों को संरक्षण दे सके, अन्य वर्ग यह मान सके कि उन्हें अपने हितों के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करने का दैवी अधिकार प्राप्त है। पर्यावरण तथा समाज के संबंध को कई भिन्न परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। इन भिन्नताओं के अंतर्गत प्रकृति पोषण, विवाद तथा व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं जो पारिवेशिक कारकों से प्रभावित होती हैं या आती हैं। जैसे क्या व्यक्ति गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वे सहज रूप से कम गुणी या कम मेहनती होते हैं, अथवा हम आगे बढ़ें उसके पहले हम इन चीज़ों को देख लें। आप देखें, भोपाल औद्योगिक दुर्घटना जिम्मेदार कौन। 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में जानलेवा गैस से 4000 लोगों की मृत्यु तथा 2 लाख व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो गए। बाद में पता चला कि यह गैस मिथाइल आइसोसाइनेट MIC थी, जो गलती से यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से शहर में फैली थी। विज्ञान तथा पर्यावरण केंद्र ने अपने स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट द सेकेंड सिटीजन्स रिपोर्ट में इस दुर्घटना के कारणों की जांच की। यूनियन कार्बाइड कंपनी का भोपाल में सन 1977 में जोरदार स्वागत किया गया, क्योंकि इसका सीधा अर्थ था भोपाल वासियों के लिए नौकरी तथा देश के लिए विदेशी मुद्रा की बचत। हरित क्रांति के कारण कीटनाशक की मांग में आई वृद्धि। MIC प्लांट प्रारंभ से कठिनाइयों से भरा हुआ था और कई बार वहां से गैस रिस चुकी थी, जिसमें इस भीषण विनाश के पहले एक गैस ऑपरेटर की मृत्यु भी हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने तत्परतापूर्वक इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें प्रमुख था भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा यूनियन कार्बाइड को 1975 में भोपाल से बाहर निकल जाने का दिया जाने वाला नोटिस। इसके बाद उस अधिकारी का हस्तांतरण हो गया तथा कंपनी ने कॉरपोरेशन को 25,000 रुपये की राशि पार्क के निर्माण हेतु दान में दी। चेतावनियां आती रही। मई 1982 में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन अमेरिका के 3 कर्मचारियों ने यहां आकर इस कारखाने की सुरक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कर उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया। स्थानीय साप्ताहिक पत्रिका रपट में इन तथ्यों को प्रकाशित किया गया, जिससे 1982 तक
भविष्य बोधक या पैगंबरी लेखमाला समझा गया। इसी दौरान कारखाने के कर्मचारी यूनियन ने केंद्रीय मंत्रियों तथा मुख्यमंत्री को इन परिस्थितियों से आगाह करते हुए पत्र लिखे। राज्य श्रम मंत्री ने विधायकों को कई बार आश्वासन दिया कि कारखाना पूरी तरह सुरक्षित है। इस दुर्घटना के केवल कुछ सप्ताह पूर्व फैक्ट्री को राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से पर्यावरण निकासी प्रपत्र प्रदान किया गया था। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इस विषय पर उनके ढुलमुल रवैये के लिए आड़े हाथों लिया। राज्य ने इसे अनुमति देकर न केवल प्लांट की सुरक्षा के अभिलेखों का उल्लंघन किया, बल्कि दूसरी ओर पर्यावरण विभाग के नियमों की भी अनदेखी की। इन नियमों तथा चेतावनियों की अनदेखी क्यों की गई, यह साफ है। इस कंपनी ने शक्तिशाली नेताओं तथा नौकरशाहों के रिश्तेदारों को अपने यहाँ नौकरी दी थी। इसका कानूनी सलाहकार एक महत्वपूर्ण नेता था और इसका जनसंपर्क अधिकारी एक भूतपूर्व नेता का भतीजा था। कंपनी का भव्य अतिथि गृह हमेशा नेताओं के लिए खुला रहता था। ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने अपने अमेरिका प्रवास के दौरान कंपनी का भव्यतम स्वागत सत्कार का लाभ उठाया था। इतना ही नहीं, कंपनी ने 1.5 लाख की राशि मुख्यमंत्री के शहर में होने वाले कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रदान की। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने भी इस विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भोपाल प्लांट की रूपरेखा ठीक नहीं थी तथा सुरक्षा के स्तर पर इसमें काफ़ी कमियां थीं। इसमें कंप्यूटरीकृत अग्रिम चेतावनी व्यवस्था नहीं थी, जो कि अमेरिका में स्थित कंपनी के प्रत्येक प्लांट का एक अनिवार्य हिस्सा थी। कंपनी ने वहां के निवासियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्थिति में फैक्ट्री से लोगों को किस प्रकार निकाला जाएगा, इस पर कोई कार्य नहीं किया था। न तो प्लांट की उचित देखभाल की गई थी और न ही उसे दक्षतापूर्वक चलाया जा रहा था। कर्मचारियों का मनोबल घट गया था क्योंकि प्लांट घाटे में चल रहा था और विक्रय काफी गिर गया था। यह अपनी क्षमता के तीसरे स्तर पर कार्य कर रही थी। कर्मचारियों की संख्या में कटौती की गई और कई अभियंता तथा ऑपरेटरों ने काम छोड़ दिया। इससे बचे हुए लोगों द्वारा सभी कार्य करना असंभव था। कई मशीनें कार्य न करने की स्थिति में पड़ी थी। विचार विमर्श, वे कौन सी सामाजिक संस्थाएं तथा संगठन हैं जो कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं जैसे भोपाल में हुई थी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। उनका जन्म अच्छी परिस्थितियों में न हुआ हो या फिर उन्हें उचित मौका न मिला हो। पर्यावरण तथा समाज के बारे में सिद्धांत तथा आंकड़े उन सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं जिनसे उनका प्रादुर्भाव होता है। इस मान्यता को ही स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कम योग्य होती हैं और काले लोग श्वेतों की तुलना में कम योग्य होते हैं। सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण 18वीं शताब्दी में चुनौती मिली क्योंकि समानता की विचारधारा का चारों ओर प्रचार प्रसार हुआ। साम्राज्यवाद ने पर्यावरण तथा समाज से संबंधित ज्ञान का प्रसार किया, अधिकांशतः इसे क्रमबद्ध तरीके से संकलित किया ताकि ये संसाधन साम्राज्यवादी ताकतों को उपलब्ध होते रहें। साम्राज्यवादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई नए विषय तैयार किए गए तथा भूगोल, जीव विज्ञान, वनस्पति, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान तथा द्रवचालित अभियांत्रिकी। इतना ही नहीं, इन विषयों को मात्र तैयार ही नहीं किया गया बल्कि इन्हें संस्थागत रूप में तैयार किया गया ताकि ये साम्राज्यवादी आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को आसान बना सकें। पर्यावरण प्रबंधन हालांकि एक कठिन कार्य है। हमारे पास इन जैव भौतिक प्रक्रियाओं के पूर्वानुमान तथा उसे रोकने के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इसके साथ ही साथ पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध में और अधिक जटिल हो गए हैं। बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है, जिसने पारिस्थितिकी तंत्र को कई तरह से प्रभावित किया है। जटिल औद्योगिक तकनीक तथा संगठन की व्यवस्थाओं के लिए बेहतरीन प्रबंधन व्यवस्था की जरूरत होती है, जो अधिकांशतः गलतियों के प्रति कमजोर तथा सुभेद्य होते हैं। आज हम जोखिम भरे समाज में रहते हैं, जहां ऐसी तकनीकों तथा वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं जिनके बारे में हमें पूरी समझ नहीं है। नाभिकीय विविधता जैसे चेरेनोबिल
भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना, यूरोप में फैली मैड काऊ बीमारी औद्योगिक पर्यावरण में होने वाले खतरों को दिखाते हैं। पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं और जोखिम। वैसे तो पर्यावरण संबंधी समस्याएं प्रत्येक देश तथा परिप्रेक्ष्य में बदलती रहती हैं, लेकिन इन समस्याएं कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। संसाधनों की क्षीणता, कमी। अस्वीकृत प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना पर्यावरण की एक गंभीर समस्या है। वैसे तो आए दिन जैव ऊर्जा, मुख्यतः पेट्रोलियम की कमी की समाचार पत्रों में दिखाई देती है, लेकिन ध्यानपूर्वक देखा जाए तो पानी तथा भूमि में क्षीणता बहुत तेज गति से आ रही है, या यूं कहें कि वे समाप्ति के कगार की तरफ तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। भूजल के स्तर में लगातार कमी वैसे तो पूरे भारत में है, परंतु मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्पष्ट देखी जा सकती है, जहां पानी हजारों लाखों साल से लगातार जमा होता रहा है। कुछ ही दशकों में कृषि उद्योग तथा शहरी केंद्रों की बढ़ती मांगों के कारण खत्म होता जा रहा है। नदियों के बहाव को मोड़े जाने के कारण जल बेसिन को क्षति पहुंची है, जिनकी भरपाई नहीं हो सकती। शहरों के जलाशय भर दिए गए हैं और निर्माण कार्य होने के कारण प्राकृतिक निकासी के साधनों को नष्ट किया जा रहा है। आप देखिए वनोन्मूलन किस प्रकार से वनों को क्षति पहुंचाई जा रही है। बड़े पैमाने पर वृक्ष काटे जा रहे हैं। भूजल की तरह मृदा की ऊपरी परत का निर्माण भी हजारों सालों में होता है। यह महत्वपूर्ण कृषि संसाधन की पर्यावरण के कुप्रबंधन जैसे भू कटाव, पानी का जमाव तथा खारेपन के कारण नष्ट होते जा रहे हैं। भवन निर्माण के लिए ईंटों का उत्पादन भी मृदा के ऊपरी सतह के नाश के लिए जिम्मेदार है। जैविक विविधता वाले आवास जैसे जंगल, घास के मैदान और आर्द्रभूमि आदि अन्य मुख्य संसाधन हैं जो बढ़ती कृषि भूमि के कारण समाप्ति के कगार पर खड़े हैं। हालांकि विश्व के विभिन्न हिस्सों में भारत सहित कुछ वनरोपण किए गए हैं, जिसके कारण हाल के कुछ दशकों में वनस्पति के स्तर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी रुझान नुकसान की ओर ही है। इन आवासों की बढ़ती कमी कई वन्यजीवों की किस्मों के लिए खतरा है। आपने हाल ही में सुना होगा कि इतने सख्त कानूनों तथा इतने बड़े अभयारण्यों के बावजूद बाघों की जनसंख्या में गिरावट आई है। प्रदूषण। ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण एक मुख्य समस्या मानी जा रही है, जिससे श्वास तथा सेहत संबंधी दूसरी बीमारियां तथा मृत्यु भी हो सकती है। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं उद्योगों तथा वाहनों से निकलने वाले जहरीली गैसें तथा घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी तथा कोयले का प्रयोग। हम सभी ने वाहनों तथा उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के आगे बढ़ें इसके पहले आप देखें औद्योगिक प्रदूषण किस प्रकार से फैक्ट्रियों की चिमनियों से ये धुएं निकलते हुए दिखाई देंगे। आप देखें, आप औद्योगिक प्रदूषण के बारे में सुना है और चिमनियों तथा कार की पाइप से निकलते हुए धुएं की तस्वीर भी देखी, लेकिन हम कभी यह महसूस नहीं कर पाते कि खाना बनाने वाला ईंधन भी आंतरिक प्रदूषण का स्रोत है। यह विशेषकर ग्रामीण घरों के लिए सच साबित होता है, जहां खाना बनाने के लिए हरी भरी लकड़ियों का प्रयोग, अनुपयुक्त चूल्हे तथा हवा के निष्कासन की अव्यवस्था इत्यादि ग्रामीण महिलाओं की सेहत पर बुरा असर डालते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2012 में करीब 70 लाख लोगों की मृत्यु का कारण वायु प्रदूषण था। पिछले अनुमान की तुलना में यह आंकड़ा दोगुना है और इस बात की पुष्टि करता है कि वायु प्रदूषण अब दुनिया का एकमात्र पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य जोखिम है। वायु प्रदूषण को कम करने से लाखों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। इनसे वैज्ञानिकों को व्यापक जनसांख्यिकीय फैलाव से स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का अधिक विस्तृत विश्लेषण करने में सक्षम बनाया, जिसमें अब ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। 2012 में 33 लाख लोगों की मृत्यु आंतरिक वायु प्रदूषण और 26 लाख लोगों की मृत्यु बाह्य वायु प्रदूषण से हुई। जल प्रदूषण भी एक सोचनीय विषय है, जिसमें न केवल भूमि बल्कि भूमिगत जल को भी प्रभावित किया है। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत न केवल घरेलू नालियों
और फैक्ट्री से निकलने वाले पदार्थ है, बल्कि खेतों से निकलने वाला जल भी है, जिसमें बड़ी मात्रा में कृत्रिम, आप देखें बैगन के खेत में कीटनाशक का छिड़काव, कृत्रिम खाद तथा कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषकर नदियों तथा जलाशयों का प्रदूषण इसकी मुख्य समस्या है। शहर ध्वनि प्रदूषण से भी ग्रसित है और कई शहरों में यह मामला न्यायालयी आदेशों के अधीन है। इसके स्रोतों में धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर उपयोग किए जाने वाले लाउड स्पीकर, राजनीतिक प्रचार, वाहनों के हॉर्न और यातायात तथा निर्माण उद्योग आदि है। वैश्विक तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई कुछ प्रमुख गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा अन्य गैसें सूर्य की रोशनी को रोककर तथा उन्हें वापस वायुमंडल में न जाने देकर ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण करती हैं। इससे विश्व के तापमान में परिवर्तन होने के कारण ध्रुवों के हिम की परतें पिघल रही हैं, जिसके कारण समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इससे समुद्रों के किनारों पर स्थित प्रदेश जल में निमग्न हो जाएंगे। पारिस्थितिक संतुलन पर भी असर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप जलवायु में उतार चढ़ाव तथा अनियमितता का प्रभाव पूरी दुनिया में देखा जा सकेगा। चीन तथा भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक कार्बन तथा ग्रीन हाउस से निकलने वाले गैसों में योगदान देने वाले देश हैं। पर्यावरण और समाज का प्रथम भाग यहीं पूर्ण होता है और इसका शेष भाग दूसरे अंक में